तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो आंसर होगा ईगा स्विटेक। तो आप जानते ही हो भारतीय दिग्गज आईटी कंपनी है इन्फोसिस, और इसने अभी वुमेन्स में वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर है ईगा स्विटेक, और इन्हीं को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। अब ईगा स्विटेक से दो स्टैटिक प्रश्न आपके और बन सकते हैं कि इनका संबंध किस खेल से है। तो ये आप जानते हो टेनिस प्लेयर है, लेकिन ये किस देश की रहने वाली है। तो ये पोलैंड की है, पोलैंड की टेनिस प्लेयर है, ये याद रखना। और इसी प्रश्न के साथ आपको याद रखना है कि अभी इन्फोसिस ने स्पेन के जो टेनिस प्लेयर हैं राफेल नडाल, उनको भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पहले इन्फोसिस की बात करते हैं। स्थापना होती है 1981 में, हेडक्वार्टर है बंगलुरु में, और इसके एमडी सीईओ हैं सलिल पारिक। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति किसे चुना गया। तो आंसर होगा एमरसन मंगांगवा। तो अभी जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मंगांगवा को दूसरे और उनके अंतिम कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया। जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है। आपको याद होगा जिम्बाब्वे ने इन्फ्लेशन से निपटने के लिए गोल्ड कॉइन लॉन्च किए थे, और उन गोल्ड कॉइन का नाम रखा था मोसी ओ तुन्या। मोसी याद रखना, मोसी। वैसे अभी थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने श्रेथा थाविसेन, उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे शौकत मिर्जियोयेव, और फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने पेटेरी ओरपो। तो ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक का नाम क्या है। तो आंसर होगा डॉक्टर सोनाली घोष। तो मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर सोनाली घोष, इनको अभी काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला क्षेत्र निदेशक बनाया गया है। और काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम में है, जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। आप जानते हो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला नेशनल पार्क आपका यही है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब मिला था यूनेस्को के द्वारा? 1985 में। और अभी आपको याद होगा गज उत्सव का आयोजन ये भी काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया था। अच्छा, वैसे अभी असम में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? तो 7 हो गए हैं। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि असम का 7वां या सबसे नवीनतम नेशनल पार्क या भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? तो आंसर होगा देहिंग पटकई नेशनल पार्क। ये असम का 7वां नेशनल पार्क है। उससे पहले यहाँ का 6ठा नेशनल पार्क बना था रायमोना नेशनल पार्क। और बाकी के 5 कौन से हैं? एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, और डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, और औरंग नेशनल पार्क। और अभी इसी की पहली महिला क्षेत्र निदेशक बन गई हैं डॉक्टर सोनाली घोष। बाकी परमिंदर चोपड़ा, आपको याद है भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसकी पहली महिला सीएमडी बनी थी ये। और प्रीति अगलायम की बात करेंगे तो आईआईटी की पहली महिला डायरेक्टर बनी। कौन से आईआईटी की और कहां पे? तो आईआईटी मद्रास ने जो भारत के बाहर अपना पहला परिसर स्थापित किया था ना, कहां पे? तंजानिया जो देश है अफ्रीका में, उसमें जांजिबार नाम का शहर है, वहां पे। तो उसी की पहली महिला डायरेक्टर बनी थी प्रीति अगलायम। और दीपिका मिश्रा की बात करें तो वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी बनी थी ये। तो इस तरह से ये नाम न्यूज में थे, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में इंडियन ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा संजीव कपूर को। तो अभी इंडियन ऑयल ने इंडेन एलपीजी जो ब्रांड आता है इसका, इंडियन ऑयल का ही जो एलपीजी में ब्रांड है उसका नाम है इंडेन गैस आती होगी ना आपके, वही। तो उसके लिए अभी शेफ संजीव कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया इन्होंने। इंडियन ऑयल की स्थापना होती है 1959 में, जो कि एक महारत्न कंपनी है। अच्छा, आप मुझे बताओ अभी नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी बनी थी? और ये भी बता दो नवीनतम नवरत्न कंपनी कौन सी बनी थी। देखिए किस किस को पता है भैया। बाकी इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में FIDC वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा उमेश रेवनकर। तो FIDC मतलब फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, ये एक NBFC फाइनेंसिंग बॉडी है, या यूं कहूं कि भारत में जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाली ये बॉडी है, जिसका अभी नया अध्यक्ष बनाया गया है उमेश रेवनकर को। और FIDC की बात करें, स्थापना इसकी होती है 2004 में, और मुंबई में इसका मुख्यालय है। आप जानते हो अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने थे प्रकाश श्रीवास्तव। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके नए डायरेक्टर जनरल बने 25वें नंबर के राकेश पाल नाम है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने हैं जनार्दन प्रसाद।
तो ये नाम भी न्यूज़ में है, ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गीतिका श्रीवास्तव को। तो अभी गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है, या ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि वे पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त बनने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। गीतिका श्रीवास्तव इनका नाम है, इसलिए इनका नाम याद रखना। वैसे अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? नितिन अग्रवाल। UIDAI के CEO कौन बने थे? अमित अग्रवाल। और CBI के डायरेक्टर बने थे प्रवीण सूद। तो ये नाम भी न्यूज़ में थे, ये भी चर्चा में थे, ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में टाटा कैपिटल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा शुभमन गिल को। तो टाटा ग्रुप की वित्तीय सेवा शाखा है टाटा कैपिटल, और इसने अभी क्रिकेटर शुभमन गिल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसे। तो इसका उत्तर होगा नीरज चोपड़ा। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, पहले तो ये बात करें ये हुआ कहाँ पे? हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ, जहां पे हमारे जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रच दिया। क्योंकि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में गोल्ड जीतने वाले वे पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। और अगर पूछे कि उन्होंने कितनी दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता, तो 88.17 मीटर दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता। और इस चैंपियनशिप में हमारा ये एकमात्र मेडल है, और वो भी गोल्ड है, जो कि आज तक के इतिहास में पहला है, पहली बार गोल्ड आया मतलब। वैसे नीरज चोपड़ा का इस चैंपियनशिप में ये दूसरा पदक है, इससे पहले वो सिल्वर जीत चुके हैं। अच्छा, पहले स्थान पे तो नीरज चोपड़ा रहे, दूसरे स्थान पे इसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम है। तो यहां से ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये न्यूज़ है आपकी। पहला तो क्या, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हुआ कहाँ पे? हंगरी के बुडापेस्ट में। भारत ने एक मेडल जीता, वो भी गोल्ड है, और गोल्ड भी आज तक के इतिहास में पहली बार आया हमारे पास। कौन लेकर का है? नीरज चोपड़ा लेकर के आए। इनका संबंध जेवलिन थ्रो से है, भाला फेंकते हैं ये। और कितनी दूर इन्होंने भाला फेंका? 88.17 मीटर दूर। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, ये हम पढ़ चुके हैं, वैसे ध्यान से सुनना, कि 2025 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, यानी कि अगले वाले, वो कहाँ पे होंगे? वो टोक्यो जापान में होंगे। चलिए फिर बताइए, अगस्त 2023 में हुए BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में HS प्रणय ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। तो भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं HS प्रणय, जिन्होंने BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल वर्ग में ब्रोंज मेडल जीता है। वे डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में हुए सेमीफाइनल में हार गए और उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता। अच्छा, किससे हार गए या किसने उनको हराया? तो थाईलैंड के कुनलावुत विटिदर्सन ने हराया। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। तो फार्मूला 1 ड्राइवर मैक्स वर्स्टपन, इन्होंने लगातार तीसरे साल ये डच ग्रैंड प्री का खिताब जीता है। वे किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो रेडबुल के ड्राइवर हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? नीदरलैंड के ये रहने वाले हैं। और इस बार तो हम देख रहे हैं कि लगभग सारी रेसेस इन्होंने जीती है, मैक्स वर्स्टपन ने। कुछ 2-4 हैं जो किसी और ने जीती है, वो एक बार साल के एंड में मैं आपको रिवाइज करा दूंगा सारी, तो बहुत आसान होगा इसको याद रखना। अच्छा, यहाँ पे 2 पॉइंट आपको और याद रखने पड़ेंगे। क्या पॉइंट है वो? कि अगर आपसे पूछे कि भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ पे बनेगा, तो आंसर होगा चेन्नई में। और अभी भारत की पहली फॉर्मूला ई रेस का आयोजन हुआ था कहाँ पे? हैदराबाद में। चलिए फिर बताइए, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेल 2023 में इंडियन ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। अच्छा, इन गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ और भारत इसमें विजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया उपविजेता रहा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व गेम्स में महिला क्रिकेट टीम को पहली बार शामिल किया गया और पहली बार में ही भारत इसमें विजेता रहा महिलाओं में। जबकि इस चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम की बात करें तो उसने सिल्वर जीता। अच्छा, आपको याद है अभी भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बनी थी? सुषमा पटेल।
वो मध्य प्रदेश की हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में वुमेन्स 5S एशियन हॉकी का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा भारत ने। तो वुमेन्स 5S एशियन हॉकी चैंपियनशिप ये हुई कहाँ पे? ये ओमान में हुई और इसे जीत लिया भारत ने। भारत ने इसमें किसको हराया? तो थाईलैंड को हराया। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में BCCI ने किसे अपना टाइटल स्पॉन्सर चुना है? तो आंसर होगा IDFC फर्स्ट बैंक को। तो अभी BCCI ने घरेलू अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए IDFC फर्स्ट बैंक को अपना टाइटल स्पॉन्सर बनाया है और इसके लिए IDFC फर्स्ट बैंक हर मैच के लिए BCCI को कितने रुपए देगा? 4.2 करोड़ रुपए देगा। 3 सालों के लिए ये समझौता हुआ है। अभी तक हमने देखा कि IPL का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना हुआ है? टाटा IPL। टाइटल स्पॉन्सर का मतलब यही हो गया, जब मैच स्टार्ट होता है तो उससे पहले उस कंपनी का नाम लिया जाएगा। जैसे अब ये IDFC फर्स्ट बैंक बन गया तो इसका नाम लिया जाएगा। जैसे IPL में आप क्या बोलते हो? टाटा IPL, तो टाटा का नाम लिया जाता है क्योंकि वो उसका टाइटल स्पॉन्सर है। देखो यहाँ पे हम BCCI की तो बात करेंगे लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक की भी बात करेंगे क्योंकि अब इसके स्टैटिक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे स्थापना होती है 2015 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके MD CEO हैं V वेदनाथन। BCCI स्थापना होती है 1928 में। हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई और अध्यक्ष कौन है? रॉजर बिन्नी है। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑनर की महान क्रॉस इससे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ग्रीस को। आपको याद है अभी 15वां ब्रिक्स समिट जिसको होस्ट किया साउथ अफ्रीका ने, उसको अटेंड करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। तो वहां पे ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मोदी जी को इनविटेशन दिया, निमंत्रण दिया कि वो उनके देश में पधारें और इस तरह से 40 साल बाद ग्रीस जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। आखिरी बार 1983 में इंदिरा गांधी गई थी वहां पे। अच्छा, प्रश्न में आगे बढ़े उससे पहले आपका एक स्टैटिक प्रश्न आपका तैयार हो गया। इसे आप स्टैटिक प्रश्न भी समझना और करंट अफेयर्स का प्रश्न भी, कि ग्रीस की प्रधानमंत्री कौन है। स्टैटिक क्यों? क्योंकि ग्रीस अभी न्यूज में आ गया तो उसकी कैपिटल, करेंसी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये स्टैटिक प्रश्न हो गए। अब यही प्रश्न मैंने करंट अफेयर्स का क्यों बोल दिया? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ये प्रधानमंत्री बनी थी। तो क्या नाम है? किरियाकोस मित्सोताकिस। तो याद रखना, अभी मोदी जी को ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान मिला है जिसे कहते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर और इस तरह से वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी हैं ये सम्मान पाने वाले। और किसने दिया उनको ये सम्मान? तो ग्रीस के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया, जिनका नाम क्या है? कैतरीना सेकेलारोपोलू। कैतरीना कैफ का नाम याद देना, तो कैतरीना से कैतरीना याद रख लो आप, तो कैतरीना ने दिया है। ग्रीस की कैपिटल एथेंस है। और आपको याद होगा इस साल हमने ग्रीस के साथ में एक एक्सरसाइज किया था, कुछ अजीब सा नाम था उसका, इनायोचोस 2023 एक्सरसाइज, ये ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किससे प्रदान किया गया? तो आंसर होगा शालू जिंदल को। तो समाज सेवी और JSP फाउंडेशन की चेयरपर्सन है शालू जिंदल, जिनको सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान के लिए CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो शालू जिंदल ये शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर कार्यक्रम चलाती हैं जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वो कार्य करती हैं और इसी के लिए इनको ये मिला अवार्ड। ये अवार्ड CSR टाइम्स के द्वारा हर साल उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो सामाजिक विकास में अपना योगदान देते हैं। अच्छा, शालू जिंदल अलग है और नवीन जिंदल नाम आपने सुना होगा, ये अलग है। इसी साल इन्हें अभी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था और इस तरह से नवीन जिंदल ये यूनिवर्सिटी के इतिहास में दूसरे व्यक्ति बन गए जिन्हें ये अवार्ड मिला। और अभी बाल श्रम उन्मूलन के लिए ललित नटराजन को इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 मिला और अभी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता आलिया मीर ने। ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस योजना ने ई-गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा स्वामित्व योजना। तो अभी पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना ने नागरिक केंद्रीय सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने और ग्रामीण भारत में जीवन को बदलने में सफल रही है। इसकी शुरुआत की बात करें कब हुई थी?
24 अप्रैल 2021 को फाइनली इसको लॉन्च किया गया था। और 24 अप्रैल आप जानते भी हो पंचायती राज दिवस होता है। और स्वामित्व में हम स्वामित्व की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। मतलब इसका उद्देश्य है क्या इस योजना का, ये सोच रहे हो आप? तो ड्रोन के जरिए सटीक भूमि रिकॉर्ड करके संपत्ति विवादों को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस तरह से गांव में उस जमीन के कागज बना करके उसके मालिक को दिए जाएंगे जहां पर वो रहता है। और अगर गांव में जिस जमीन पे या जिस प्लॉट पे आप रहते हो घर बना करके उसके कागज आपको मिल जाएंगे, तो उसके आपकी क्या समस्या खत्म हो गई? एक तो ये समस्या खत्म हो गई कि अब उस पर कोई दूसरा हक नहीं जमा सकेगा। गांव में अधिकतर यही हो जाता है, लड़ाई झगड़े इसी बात के लिए होते हैं, ज़मीन के लिए। लेकिन यहाँ पे इस बात को नोट करना, ये खेती वाली ज़मीनों के लिए नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं गांव में आप विलेज में जो रहते हो घर वर बना करके, ये उसके लिए है। उसके लिए आपको उसके कागज बना करके दिए जाएंगे। तो एक तो आपके झगड़े खत्म हो जाएंगे, पता लग जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का ये घर आपका है तो आप ही का है। और जब आपके पास उस ज़मीन के कागज होंगे तो उसके बदले आप बैंक में जाकर के लोन भी ले सकोगे। तो ये है स्वामित्व योजना। तो ध्यान रखना, इस योजना के बारे में मैंने आपको बता दिया और इसने अवार्ड जीता, ये भी मैंने आपको बता दिया। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड कौन शुरू करेगा? तो आंसर होगा असम। तो अभी असम सरकार ने कहा है कि वे सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड शुरू करेगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने मोदी की भी फुल फॉर्म बना दी। क्या बनाई सुनो, मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव अवार्ड। गजब का दिमाग लगाते हैं लोग बाग, बहुत दिमाग है लोगों में। फिर बताइए, अभी हाल ही में डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा प्रवीणा अंजना ने। तो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 इसका खिताब जीता है प्रवीणा अंजना ने। और ये कहाँ से हैं? ये राजस्थान से हैं, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से हैं ये। अच्छा, इनके अलावा एक और नाम बताऊंगा। अभी मिस अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा प्रियन सेन ने जीता है। ये भी राजस्थान से हैं, राजस्थान के सीकर से हैं ये। और आपको याद हो तो अभी मिस इंडिया 2023 का खिताब भी एक राजस्थानी ने जीता था। उनका नाम नंदिनी गुप्ता है, वो कोटा राजस्थान से हैं। और आपको याद होगा अभी मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता था? आर बॉनी गैब्रियल ने। फिर बताइए, हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया? तो आंसर होगा 23 अगस्त को। और आप जानते हो 23 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि हमारे चंद्रयान 3 ने अभी 23 अगस्त 2023 को ही चंद्रमा के साउथ पोल में सफल लैंडिंग की थी। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अगस्त को। तो हर साल 29 अगस्त को महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के दिन हम ये नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। उन्हें हॉकी का द विजार्ड या द मैजिशियन के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। पहली बार इस दिन को 2012 में मनाया गया था। वे एक महान हॉकी प्लेयर थे। वे हॉकी के लिए इतना समर्पित थे, इतना डेडिकेटेड थे कि चांदनी रात में खेल के लिए प्रैक्टिस किया करते थे। तो समझे आप, अपने काम के प्रति, अपने किताबों के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन दिखाना होगा, आपको समर्पित होना पड़ेगा। आप अपने काम के प्रति प्यार करो, समय मत देखो कि सुबह पढ़ूंगा, शाम को पढ़ाई होती है, दिन में पढ़ाई नहीं होती, ऐसे नहीं होता। अच्छा, यहां से एक और प्रश्न बन सकता है कि पद्म भूषण सम्मान पाने वाले ये तीसरे नागरिक थे, तो कब मिला था इन्हें पद्म भूषण? 1956 में। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अगस्त को। तो हर साल परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। और इस दिन की घोषणा 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र में की गई थी। मतलब पहली बार इसको 2010 में हमने मनाया था। मनाने का उद्देश्य समझ में आता है आपको? परमाणु हथियार परीक्षण और किसी भी अन्य परमाणु विस्फोट के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और अगर पूछे कि इस दिन की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई थी, तो कजाकिस्तान गणराज्य। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 अगस्त को। तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे
ये भारत के छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है 30 अगस्त को। और इसी से आपको याद आएगा एक एमएसएमई डे भी होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डे, वो हम मनाते हैं 27 जून को। और एमएसएमई मंत्री कौन है हमारे? नारायण रणे। वैसे 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस भी मनाया। चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो अभी भारत और सिंगापुर ने ट्रेड ट्रस्ट प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया है। पेपरलेस मतलब डिजिटल, ऑनलाइन पेमेंट हुआ है। दोनों देशों के बीच में जो भी लेन देन होगा वो ऑनलाइन होगा। और आपको याद तो होगा ही सही, इस साल के स्टार्टिंग में भारत के यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और सिंगापुर के पे नाउ, इसके बीच में कनेक्टिविटी के लिए करार हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। मतलब आप अगर सिंगापुर में हो तो भारत में जो भी आपके रिलेटिव्स रहते हैं उनको यूपीआई के माध्यम से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसी तरह से उल्टा भी होगा, यानी कि भारत से सिंगापुर में भी आप यूपीआई के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो अब ये प्रश्न भी याद रखना कि भारत और सिंगापुर ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया। चलिए फिर बताइए, हाल ही में वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली अपनाने वाला तीसरा भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा कोलकाता। तो बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली यानी कि एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम को अपनाने वाला कोलकाता तीसरा भारतीय शहर बन गया है। और इस सिस्टम को किसने बनाया? ये जो एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसे पुणे स्थित भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने इसको बनाया है, जिसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण स्तर के बारे में जानकारी देना। अच्छा, एक प्रश्न आपके माइंड में ज़रूर आया होगा क्वेश्चन पढ़ते वक्त कि ये वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली को अपनाने वाला तीसरा भारतीय शहर बन गया कोलकाता। तो इससे पहले दो शहर कौन कौन से हैं? तो आंसर होगा एक तो दिल्ली और एक पुणे। फिर बताइए, हाल ही में 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न ये कौन सा स्टार्टअप बना है? तो आंसर होगा जेप्टो। जेप्टो ये 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बना है। ये ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप है। अब यूनिकॉर्न मतलब क्या हो गया? देखो, अगर कोई भी स्टार्टअप $1 बिलियन या उससे ज़्यादा का मार्केट कैप का हो जाता है तो फिर उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। तो अभी इसकी जो वैल्यूएशन है, जो इसका मार्केट कैप है, वो कितने का है? $1.4 बिलियन का है। और इस तरह से ये 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बन गया है। आपको याद होगा एक रैंकिंग आई थी यूनिकॉर्न को लेकर के, यूनिकॉर्न इंडेक्स। इसमें भारत तीसरे स्थान पे था। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे था भारत। और स्टार्टअप से याद आएगा आपको, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाते हैं हम? 16 जनवरी को। अच्छा, यूँ बताओ, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। और बताओ अभी किसने भारतीय स्टार्टअप्स के लिए मिक्स्ड रियलिटी फंड लॉन्च किया था? तो आंसर होगा मेटा, जिसे पहले आप फेसबुक कहते थे। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी। बताओ इन्होंने किस कंपनी के द्वारा विकसित दुनिया की पहली 100% इथेनॉल संचालित कार का अनावरण किया? तो आंसर होगा टोयोटा। तो हमारे केंद्रीय सड़क व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिन्होंने अभी टोयोटा कंपनी की इनोवा कार जो है, जो कि दुनिया की पहली 100% इथेनॉल संचालित कार है, उसका भी इन्होंने लॉन्च किया है, अनावरण किया है। और इसका नाम है, इस कार का पूरा नाम है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। और आपको याद होगा, हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार कौन सी थी? उसको भी टोयोटा ने ही बनाया था। उस कार का नाम क्या था? मिराई उसका नाम था। ये भी आप ध्यान रखना। और अब टोयोटा ने ही भारत की पहली 100% इथेनॉल से चलने वाली कार भी बना दी है। और इसमें जो फ्यूल यूज़ होगा वो E85 वाला होगा। मतलब 85% इथेनॉल होगा और बाकी का 15% पेट्रोल होगा। और E20 से आपको याद है, E20 का हमारा लक्ष्य, मतलब जो पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती हैं अभी तो, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला दिया जाए। और ये लक्ष्य हमें कब तक पूरा करना है? तो ये लक्ष्य रखा है 2025 तक। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में बेस्ट सिटी का अवार्ड किसे मिला? तो आंसर होगा इंदौर को।
तो अभी केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सबसे बेहतर काम करने के लिए इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी घोषित किया गया। तो देखो, अगर बात करें हम स्मार्ट सिटीज़ की, तो आपने कहा पहले स्थान पे तो इंदौर हो गया, दूसरे स्थान पे सूरत हो गया गुजरात का, और तीसरे पे आगरा हो गया। और वैसे आप जानते हो इंदौर ये लगातार 6 सालों तक स्वच्छ भारत मिशन में सबसे स्वच्छ शहर भी रहा है। इंदौर के बारे में कुछ और मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं, ये तो सिटीज़ की बात कर ली। अगर स्टेट वाइज बात करते हैं कि सबसे स्मार्ट स्टेट कौन सा है, तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, सेकंड पे तमिलनाडु है, और तीसरे स्थान पे राजस्थान और उत्तर प्रदेश को रखा है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में बात करेंगे तो टॉप पे चंडीगढ़ को रखा है। तो सिटी भी बता दिया, स्टेट भी बता दिया, यूनियन टेरिटरी भी मैंने आपको बता दिया। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है 25 जून 2015 को, और इसका लक्ष्य क्या है? नागरिकों को शहरों में टिकाऊ वातावरण, साफ सफाई और क्वालिटी लाइफ प्रदान करना। चलिए फिर बताइए कि अभी यूनिसेफ के अनुसार कौन सा देश सबसे अधिक हथियार दूषित देशों में से एक है? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। तो अभी यूनिसेफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में विस्फोटों और गैर विस्फोटित खदानों के पीड़ितों में 85% बच्चे हैं, जिससे ये दुनिया के सबसे अधिक हथियार दूषित देशों में से एक बन गया है। एक्चुअली में अफगानिस्तान में ये अज्ञात खदानें दशकों से कई संघर्षों का केंद्र रही है और देश में लोगों की जान ले रही है। अच्छा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक आया था अभी, उसमें भी टॉप पे अफगानिस्तान था और भारत 13वें स्थान पे था। देखो, यूनिसेफ का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसकी हेड कौन है? कैथरीन रसेल। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई कौन है? गोवा के वर्तमान गवर्नर हैं, और उन्होंने ही अभी ये बुक लिखी है। एक्चुअली में उन्होंने 3 बुकें लिखी है। एक तो ये हो गई हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, उसके अलावा एक बुक है व्हेन पैरेलल लाइन्स मीट, और एक है एंते प्रिय कविता काल। और जिनमें से ये जो बुक है ना, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, इसको पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस, उन्होंने लॉन्च किया है। और बाकी की जो 2 बुकें हैं उनको गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खोंते और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता दामोदर मोंजो ने इनको लॉन्च किया। फिर बताना है, अभी हाल ही में पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा अमृत माथुर। तो लंबे समय तक क्रिकेट प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर रहे अमृत माथुर ने ये बुक लिखी है, जिसका नाम है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। उन्होंने इस बुक में किस्से, घटनाएं और मैच के ऐसे अंदरूनी पहलुओं के बारे में बताया जिन्होंने 3 दशकों से ज़्यादा का समय गेम और खिलाड़ियों के करीब से देखा है। वे 1992 में भारतीय टीम के प्रबंधक थे। तो नाम याद रखना, अमृत माथुर है। बाकी शुभ्रा गुप्ता जानते हो, अभी इरफान अ लाइफ इन मूवीज, इरफान खान के ऊपर बुक लिखी है। नीरजा चौधरी हाउ पीएम डिसाइड नाम से बुक लिखी, और ऋषिराज कारगिल एक यात्री की जुबानी नाम से बुक लिखी इन्होंने। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना में कितने तक के कैश प्राइज दिए जाएंगे? तो आंसर होगा 1 करोड़। तो केंद्र सरकार ये जल्दी मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू करने जा रही है। अब इसमें होगा क्या? तो इसके जरिए जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत खरीदे गए सामान की जीएसटी इनवॉइस यानी कि जीएसटी चालान को एक मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड करोगे, और 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका आपको मिलेगा। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? जिससे ग्राहक अपनी खरीदी गई वस्तु के जरिए बिल लेने के लिए प्रोत्साहित हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी इनवॉइस जनरेट होंगे तो कारोबारी टैक्स चोरी करने से बच सकेंगे। क्योंकि जब आप सामान लेने जाते हो तो आपको वो कहता है कि पक्का बिल लोगे तो टैक्स भरना पड़ेगा आपको। फिर आपका जो भी छोटा मोटा टैक्स देना होता है आपको 150 रुपये ऊपर अगर होगा, तो आप कहते हो अरे भैया कच्चा बिल दे दे, तो वो आपको कच्चा बिल दे देता है। उससे आपका तो 10-50 रुपये का फ़ायदा हो जाता है, लेकिन उधर उसका वो टैक्स बचा लेता है। तो इसीलिए सरकार ने ये योजना शुरू की है। सरकार ने कहा कि लोगों से, ग्राहकों से, जो कस्टमर हैं
वो आप कुछ भी सामान खरीदने जाते हो तो आप उससे पक्का बिल मांगो, फिर उसे आप अपलोड करोगे आपके मोबाइल में तो ड्रॉ वगैरह जो भी वो निकालेगी सरकार, तो उसमें आपको मौका मिलेगा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए जीतने का। चलो ये तो सरकार का एक तरीका हो गया कि पब्लिक को एक लालच दे दिया जाए जिससे वो पक्का बिल ले सके। लेकिन अल्टीमेटली सरकार का मोटो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पक्का बिल लेने लगेंगे तो जो कारोबारी हैं जो टैक्स चोरी करते हैं वो टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी इनवॉइस जनरेट होंगे। और इसी तरह से एक योजना मैं आपको बताऊं, ये पिछले साल की बात है 2022 की। आप बताओ चलो किस राज्य ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी बिल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो इसका उत्तर होगा केरल सरकार ने। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय की लघु सिंचाई गणना के अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं ये किस राज्य में हैं? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजनाओं पर अपनी छठी गणना रिपोर्ट को जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं हैं, जिनमें से 21.93 मिलियन भूजल और 1.21 मिलियन सतही जल योजनाएं हैं। और रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं ये उत्तर प्रदेश में हैं। इसमें दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है तो तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। और इसी बात से आपको याद आएगा, कुछ समय पहले इसी साल जल शक्ति मंत्रालय ने जल निकायों यानी कि वाटर बॉडीज की पहली गणना जारी की थी, जिसमें बताया था कि सबसे ज़्यादा जल निकाय यानी कि वाटर बॉडीज ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में, और सबसे कम है सिक्किम में। वैसे हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा असम। तो अभी असम सरकार ने 1 लीटर क्षमता से 1 लीटर कैपेसिटी से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर बैन लगा दिया, और ये बैन 2 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। उद्देश्य साफ है, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में रिलायंस रिटेल ने किस नाम से फैशन स्टोर लॉन्च किया? तो आंसर होगा यूस्ता। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो रिटेल ब्रांच है, रिटेल शाखा है, जिसे आप कहते हो रिलायंस रिटेल, इसने युवाओं के फैशन के लिए एक फैशन स्टोर खोला है और उसी का नाम है यूस्टा। और रिलायंस रिटेल में फैशन एंड लाइफ स्टाइल के सीएमडी कौन है? अखिलेश प्रसाद है। वैसे इनका नाम आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये यूस्टा नाम याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है। आपसे मैं एक और प्रश्न पूछूं, बड़ा मज़ेदार प्रश्न है, आपके दिमाग की एक्सरसाइज होगी। अभी रिलायंस रिटेल ने ही अपना स्वदेशी एफएमसीजी ब्रांड लॉन्च किया था। क्या आप में से कोई उसका नाम बता सकता है? और आप में से कोई क्यों, आप में से हर कोई बताओ। करंट अफेयर्स तो सारे ही पढ़ते हो ना, एग्जाम तो सारे ही दोगे ना। चलो इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा, ये तो आप ही दो। वैसे आपको याद रखना है, रिलायंस और अशोक लेलैंड जो कि व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, ट्रक बसें वगैरह बनाती है, इसने अभी लॉन्च किया था भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक H2ICE। ICE मतलब इंटरनल कंबशन इंजन। तो ये आप ध्यान रखना। फिर बताइए कि चंद्रयान-1 चंद्रमा पर जिस स्थान पर उतरा था उस स्थान को क्या नाम दिया गया? तो आंसर होगा इसका जवाहर पॉइंट। कि चंद्रयान-1 की बात करते हैं तो लॉन्च कब हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को। किस रॉकेट से? PSLV C11। और हमने कहा जिस स्थान पे वो उतरा था या लैंड किया था, जिस स्थान पे, उसे नाम दिया गया जवाहर पॉइंट। चंद्रयान-2 की बात करेंगे, वो लॉन्च कब हुआ था? 22 जुलाई 2019 को। किस रॉकेट से? GSLV Mark 3। और जिस स्थान पे लैंड किया उसको नाम दिया गया तिरंगा पॉइंट। और अभी चंद्रयान-3 ये अभी लॉन्च हुआ था कब? 14 जुलाई 2023 को। तो इसमें 2 डेट याद रखनी है, लॉन्च कब हुआ था और पहुंचा कब। 23 अगस्त 2023 को लैंड किया ये चंद्रमा के साउथ पोल पे, और साउथ पोल पे पहुंचने वाला ये दुनिया का पहला देश बना। कौन? भारत। और किस रॉकेट से हमने इसको लॉन्च किया था? LVM-3M4, जिसे बाहुबली या फैट बॉय भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो जहाँ पे ये लैंड किया उस स्थान को क्या नाम दिया? शिव शक्ति पॉइंट। अब एक नया पॉइंट और बता रहा हूँ, वो भी ध्यान से सुनना। अगर एग्जाम में मान लो पूछ ले आपसे कि चंद्रयान-3 किस क्रेटर के पास में लैंड किया, तो उसका नाम है मैंजिनुस यू।
ये उस क्रेटर का नाम दिया है। मेंजिनूस यू याद रखना। इसमें हमारे रोवर का नाम प्रज्ञान है, तो इसमें जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है। और एक और प्रश्न मैंने आपको बताया था कि जो प्रज्ञान रोवर है ये लैंडिंग स्थल के चारों ओर कितने मीटर के दायरे में रिसर्च करेगा? 500 मीटर के दायरे में। और कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। और अभी 23 अगस्त को ये सक्सेसफुली लॉन्च कर गया और पहला देश बन गया। इसीलिए 23 अगस्त को हमने डिक्लेयर कर दिया नेशनल स्पेस डे के रूप में, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो एक बार मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ से जो भी आपके संबंधित प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों पे क्विज बना करके मैंने अपलोड कर दिया आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों अलग अलग भाषाओं में मैंने क्विज डाल दी है। लगभग 30-32 क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो क्विज अब आप लगा लेना, मैंने डाल दी है। जितनी बार क्विज लगाओगे उतनी आसानी से ये सारे क्वेश्चन आपको याद। चलिए फिर बताइए, हाल ही में यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा कैनरा बैंक। तो अभी कैनरा बैंक ने यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया और ये सुविधा पेश करने वाला ये सार्वजनिक और वाणिज्यिक दोनों क्षेत्र में पहला बैंक बन गया है। और इस एप्लीकेशन का नाम है कैनरा डिजिटल रुपया एप्लीकेशन और इसके इस्तेमाल से यूज़र और व्यापारी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर पाएंगे आपस में व्यापार करने के लिए या पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसमें यूज़र व्यापारी के यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करके भुगतान कर पाएगा। और ये पहली बार है जब भारत में किसी बैंक ने इस तरह का एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अच्छा, आपने सीबीडीसी के बारे में सुना है? मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मतलब ये भारतीय रुपये का एक डिजिटल वर्जन है जिसे आरबीआई जारी करता है। तो यहाँ पे इसी डिजिटल करेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ से भी एक प्रश्न आपका बन जाएगा कि सीबीडीसी को स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बनी? तो आंसर होगा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। ये भी ध्यान रखना। वैसे कैनरा बैंक से मैं आपको याद दिला दूं, पहले तो स्टैटिक देख लो। इसके स्थापना 1906 में है, हेडक्वार्टर बंगलुरु में है और एमडी सीईओ के सत्यनारायण राजू नए बने थे अभी। टैगलाइन होती है टुगेदर वी कैन। और अभी रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला पहला सरकारी बैंक बना था ये। चलिए फिर बताइए, हाल ही में मोहजेर 10 ड्रोन को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा ईरान ने। तो अभी ईरान ने मोहजेर 10 ड्रोन को लॉन्च किया है। ये ड्रोन इजराइल तक वॉर करने में सक्षम है और ये ड्रोन 24 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। ये 210 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। रेंज इसकी 2000 किलोमीटर बताई गई है और ये 7000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। और ये ड्रोन 300 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में और खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम है। और पूछे ये किसके जैसा बनाया इन्होंने? तो अमेरिका का जो MQ-9 ड्रोन है उसी के जैसा इन्होंने बनाया। चलिए फिर बताइए कि अगस्त 2023 में भारत ने किस देश में आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में पहली बार हिस्सा लिया? तो आंसर होगा मिस्र। एक्सरसाइज का नाम क्या है? ब्राइट स्टार 2023। तो ये एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है। द्विवार्षिक मतलब हर 2 साल में एक बार होता है, बहुपक्षीय मतलब बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं, और त्रिसेवा मतलब ट्राई सर्विस, तीनों सेनाएं इसमें हिस्सा लेती है, जल सेना, थल सेना और वायुसेना। इस बार ये कहाँ पे हुआ? तो मिस्र में। मिस्र यानी कि इजिप्ट। अब हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भारतीय वायुसेना ने पहली बार इसमें हिस्सा लिया है। भारत की तरफ से 5 MiG-29 लड़ाकू जेट और 6 परिवहन विमान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और वैसे इसमें कौन कौन से देश हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इजिप्ट, वो तो खुद होस्ट कर रहा है, वो तो होगा ही सही। भारत भी ले रहा है, अमेरिका है, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर, ये सारे देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज का नाम याद रखना, ब्राइट स्टार है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जयंत महापात्रा का निधन हो गया, वे क्या थे? तो आंसर होगा साहित्यकार थे। तो भारत के सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियों में से एक थे जयंत महापात्रा, जिनका भी निधन हो गया। आपको बता दूं, उन्हें 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
उनकी कविता रिलेशनशिप के लिए, और अभी 2015 में उनको पद्मश्री भी मिला था। तो साहित्यकार थे वो, निधन हो गया उनका अभी। चलिए फिर बताइए, अभी अगस्त 2023 में भारत और किस देश के बीच 5वें ऑस इंडेक्स 2023 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो एक्सरसाइज का नाम है ऑस इंडेक्स 2023। किस किस के बीच होता है? तो देखो इसी के नाम में दिया हुआ है आंसर। ऑस मतलब ऑस्ट्रेलिया, IND मतलब इंडिया। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास है। इस बार हुआ 5वें नंबर का, 22 से लेकर 25 अगस्त तक। कहाँ पे हुआ? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसमें भारत की तरफ से INS सह्याद्री ने हिस्सा लिया और INS कोलकाता, INS सह्याद्री और INS कोलकाता ने इसमें पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से। चलिए फिर बताइए, हाल ही में पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा श्रीलंका में। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया? श्रीलंका में। श्रीलंका में पहली बार इसका आयोजन हुआ है और ये कार्यक्रम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद और कोलंबो के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से इसका आयोजन हुआ। चलिए फिर बताइए, हाल ही में NCERT द्वारा कक्षा 7 की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों में शामिल अध्याय का शीर्षक क्या है? तो आंसर होगा हमारे बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि। तो अभी NCERT ने स्कूली बच्चों में देशभक्ति, कर्तव्य के प्रति समर्पण, साहस और बलिदान के मूल्यों को विकसित करने के उद्देश्य से कक्षा 7 की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक अध्याय शामिल किया है, जिसका टाइटल है हमारे बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि। अच्छा, NCERT से आपको कुछ याद आएगा? अभी NCERT ने पाठ्य पुस्तक संशोधन क्लास 3 से लेकर 12वीं के लिए किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया था? महेश चंद्र पंत का। और NCERT के निदेशक डायरेक्टर कौन है? तो आंसर होगा दिनेश प्रसाद सकलानी। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलवाई शहद को GI टैग मिला? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के प्रसिद्ध भद्रवाह राजमा और रामबन के सुलाई शहद को अभी GI टैग मिल गया है। चलिए फिर बताइए, भारत किसके सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा? तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो याद रखना, भारत जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा। कहाँ पे करेगा? तो दिल्ली में करेगा। और किसके सहयोग से करेगा? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना होती 1966 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। वैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसमें टोटल सदस्य देश कितने? 68 है और 68 नंबर का है न्यू। अच्छा, इसी तरह आपको याद होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर ये कहाँ पे स्थापित किया था? गुजरात में किया था। और पूछे गुजरात में भी कहाँ पे? तो जामनगर में। अच्छा चलो, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। यहाँ पे आप सबको अपनी असलियत पता चलेगी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित यानी कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, 2030 तक पूरा करना है। तो मेरा प्रश्न ये है कि कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करता है? और जो हमारे डेली व्यूअर्स हैं वो तो आराम से आंसर कर देंगे, क्योंकि इस पे मैंने ट्रिकी वीडियो उनको बना करके दिया हुआ है। अगर आप में से कोई पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप मान के चलना एग्जाम में भी इसी तरह से एकदम से प्रश्न आपके सामने आएगा और आप उसे ऐसे ही छोड़ के आगे निकल जाओगे। फ्री का एक नंबर है वो। तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ट्रिक्स बाय क्रिक एग्जाम टाइप करना यूट्यूब पे और वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगा। 10 मिनट उस वीडियो को देना, वो वीडियो आपको 1 और 2 नंबर दे करके जाएगा आपके आने वाले एग्जाम में। और सेशन पसंद आता है तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी करना, इस वीडियो को भी और उसको भी।